आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आप टीएसटी, पीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट आंसर ट्रिक करिए। अगर आपने अपना विकल्प बाहरी उपशाखा बी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है विकल्प सी प्राच्य तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी। साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? अगर इसका जवाब आपने डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा विकल्प सी चुना है तो सही विकल्प के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास का अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन से पूर्व हिंदी शब्दसागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था यह आपको बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने हिंदी साहित्य का विकास विकल्प बी चुना है तो आप सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जवाब अगर आपने चुना है सन 1889 ईस्वी विकल्प सी तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? और अगर इसका जवाब आप चुन रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विकल्प बी को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। और इसका उत्तर अगर आप सेलेक्ट करते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल विकल्प डी तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न बड़े ही अच्छे प्रश्न है ये और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास काल खंड का नामकरण किया है? तो इसमें आप कूट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से कूट इसके सही दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका आपको जवाब बताना है। तो ग्रंथों की प्रसिद्धि और ग्रंथों की प्रचुरता के आधार पे तो विकल्प ए आपने सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिया है? और अगर उत्तर में आप सेलेक्ट कर रहे हैं मिस्र बंधु विकल्प डी को तो आप राइट आंसर के साथ हैं। डी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 कृति के लेखक आपको बताना है। और अगर इसका जवाब आप बता रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया, और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया सूफी प्रेम मार्गी का विधारा, विकल्प डी को। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मनुष्यत्व का की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है, और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया कबीर दास को, विकल्प बी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी। हंस जवाहिर कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका जवाब आप बता रहे हैं कासिम शाह को, डी विकल्प, तो सही जवाब है भैया डी विकल्प आपका। अगला प्रश्न है कि देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। यह पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर आप बता रहे हैं हृदय राम विकल्प ए को, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल भक्तिकालीन कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है। तो भक्तमाल के रचनाकार आपको बताना है, और आपने उत्तर भी सेलेक्ट कर लिया नाभादास, विकल्प बी। तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप, बी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम क्या है। और अगर इसका जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से विक्रमी संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था, उसके संपादक कौन थे। तो भारत मित्र पत्र 1934 ईस्वी में जब संवत 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो उस समय उस पत्र के संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने इतिहास ग्रंथ में किया है। तो हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न बड़ा ही मस्त प्रश्न है कि गीला कहानी के लेखक का नाम बताइए। गीला कहानी के लेखक कौन है, और अगर उत्तर में आपने सेलेक्ट किया मुंशी प्रेमचंद्र, विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या है, यानी राजमुकुट नाटक के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में गोविंद बल्लभ पंत को सेलेक्ट किया, डी विकल्प, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। और अगर आपने उसका जवाब सेलेक्ट कर लिया है केशव की काव्य कला, विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार कौन है। तो गंगा अवतरण कृति लिखी गई है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया, तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने इसका उत्तर रहस्यवाद चुना है, विकल्प सी, तो आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई थी। परिवर्तन नामक कविता सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई थी, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया है पल्लव, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास की रचना इसमें से कौन सी है, उसका आपको चयन करना है। और भिखारी दास द्वारा लिखा गया इसमें
अगर काव्य ग्रंथ आपने काव्य निर्णय विकल्प ए को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपकी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया पराधीनता का बोध विकल्प सी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर आप बता रहे हैं बोधा, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। तो आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ लेखक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में आपने मतीराम को बताया, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर भूषण का लक्षण ग्रंथ आप इसमें से शिवराज भूषण को बता रहे हैं, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त के शिव समूह के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है। तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया शिव शंभु का चिट्ठा जो है, इसका वर्ण विषय लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंगों का है। विकल्प बी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी बिहारी सतसई, तो बिल्कुल सही जवाब पे आप हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने जयशंकर प्रसाद को चुना इस जवाब में, तो बिल्कुल सही जवाब है, डी विकल्प इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं हम लोग। प्रभात फेरी काव्य रचना के रचनाकार कौन है। प्रभात फेरी काव्य रचना के रचनाकार कौन है, और उत्तर में आपने नरेंद्र शर्मा को चुना, सी विकल्प के साथ गए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। निशा निमंत्रण के रचनाकार अगर आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना है, विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 97, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर इसका ट्रिक करिए। और आपने उत्तर में ट्रिक कर लिया विकल्प ए को गाथा सप्तशती, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का अगर प्रमुख कारण आपको बताना है, और आपने उत्तर में बताया कल्पना की समाहार शक्ति, विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, इसका जवाब आपको बताना है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया जयपुर के नरेश जय सिंह, विकल्प सी को, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो ज्योतिष वर्णन पर आधारित ग्रंथ इसमें आपको बताना है, और आपने सेलेक्ट कर लिया रामाज्ञा प्रश्नावली, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है। तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में मान्यता प्राप्त कौन सा है, तो आपने जवाब बताया शांत रस, विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे।
तो समांतर कहानी के प्रवर्तक आपको बताना है और आपने कमलेश्वर को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं या बिहारी विवाद को जन्म दिया, और इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने इस विवाद को जन्म दिया था। विकल्प ए के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी को स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सफल प्रयास किया है, और इसका उत्तर आपने चुना श्याम सुंदर दास द्वारा लिखे गए साहित्यालोचन विकल्प डी को। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसके उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया सूर तुलसी जायसी। सूर तुलसी जायसी विकल्प सी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि शब्दों का मुक्त उपयोग किया है, और इसका उत्तर अगर आपने चुन लिया सूरदास को विकल्प सी, तो यह जवाब आपका गलत जवाब हो गया, क्योंकि इसका सही जवाब है कबीरदास। कबीरदास ने, इनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी, इन्होंने उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि का जो है बेधड़क प्रयोग किया है कबीर। तो विकल्प डी के साथ आप जाइए, राइट आंसर पर हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, और इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया मलिक मोहम्मद जायसी को, सी विकल्प को। तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल, उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर अगर आपने चुना है कुंभन दास को विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद या मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है, ऐसे रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया कबीर दास को, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भक्तकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर हैं, ऐसे रचनाकार कौन हैं, और उत्तर में आपने तुलसीदास को सेलेक्ट किया, सी विकल्प। तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस की भाषाएं क्रमशः क्या हैं। और अगर आप उत्तर में चयनित कर रहे हैं तुलसीदास की विनय पत्रिका और रामचरितमानस के संदर्भ में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा की है, रामचरितमानस अवधी भाषा का है, तो विकल्प बी के साथ आप जा रहे हैं, तो राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है। पद्मावत में सर्गों की संख्या कितनी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो उपसंहार को लेकर के 58 है, जबकि उपसंहार को छोड़ देने पर 57 सर्ग हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम आपको बताना है, और आपने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को चुना है, विकल्प ए। तो आपने सही विकल्प चुना है। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद का श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि कौन है। तो आपने इसका उत्तर बताया बिहारी
तो बिल्कुल सही उत्तर बताया है, बी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंचन तन धन वरन बन रहो रंग मिली रंग, अजानी जाति सुबास की केसरी लाई अंग। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है, और यह पंक्तियां, अगर आप रचनाकार हैं बिहारी, बिहारी की पंक्तियां हैं, लग रहा है उत्तर नहीं है, तो इसमें जो है विकल्प सी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जल प्लावन भारतीय इतिहास की एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया। उस महाकाव्य का नाम बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया वह महाकाव्य कामायनी है। विकल्प सी के साथ आप जवाब दे रहे हैं तो राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? और आपने इसका जवाब बताया कामायनी, विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका जवाब आपने बताया जयशंकर प्रसाद को, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका अगर आप जवाब बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूपात, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और अगर आपने इन पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद को बताया, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।